बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे अज़ीज़ वतनों, मैं हूँ जमाल नासिर और आप मुझे यहाँ वीडियो में देख रहे हैं। पीछे आपको जंग बिल्डिंग नज़र आ रही होगी। आज मेरा जो मकसद है वो बहुत अहम है और आपको पता चलेगा कि मुल्क में क्या चल रहा है। बहुत मुश्किल है, बहुत मालूम होगा आपको कि मुहब्बे वतनों के साथ क्या होता है। आज मेरे अज़ीज़ वतनों में आपको पहले तो 4-5 बातें बताऊँगा, जिसमें नवाज़ शरीफ के बारे में भी होगा, अदलिया के बारे में भी आपसे बात करूँगा। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि ये देखें, ये मुहब्बे वतनों के साथ क्या होता है। ये देखें, सबसे पहले मैं आपको ये सूट दिखाता हूँ अपना। ये मैंने सिलवाया है। मेरे पीछे 20 साल से मैं मुल्क की खिदमत कर रहा हूँ। ये एजेंसियाँ मेरे पीछे लगी हुई हैं, क्या करती हैं वो ये देखें आप। ये मेरा सूट है और ये मैंने सिलवाया है। पहले भी मैंने एक दफ़ा एक सूट सिलवाया था और वो उसमें बड़ी ख़राबियाँ हो गई थी, तो वो मैंने ला के, ये जंग बिल्डिंग है पीछे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ये दिख रही है, ये इस बिल्डिंग में मैंने कोने पे दिखाई थी। वो सूट दिखाया था कि कितने उसमें ख़राबी है। अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ। मैंने पिछली ईद के ऊपर सूट नहीं बनवाया था और इसीलिए कि ये ख़राब हो जाता है, तो मैंने मैंने सोचा इस्लामाबाद जा रहा हूँ तो क्यों ना एक सूट बनवा लूँ। मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ, एक दफ़ा फिर ट्राई करता हूँ। तो अब आप देखेंगे मैंने सूट बनवाया है। ये इसकी सिलाई जो है ये ऐसी बड़ी अजीब सी हुई हुई है और ये देखें, ये यहाँ से इसको ये जला दिया, ये जला हुआ आपको ये दिख रहा होगा। इसके अलावा इसमें इसका कपड़ा जो है वो इसका रंग बदली हुआ है कपड़े का। ये देखें, ये कपड़ा यहाँ से ये बदली हुआ है, ये वाला रंग कुछ और लगा दिया है और ये कपड़ा मेरा कुछ और था। तो ये आप समझ रहे होंगे मेरे अज़ीज़ वतनों कि ये शायद मैंने कपड़ा कम दिया होगा, इस वजह से ये ऐसा सूट मेरा सिला है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। ये कपड़ा मैंने उसी से लिया था जिसका जो दर्जी है, दर्जी से ही मैंने ये कपड़ा लेके ये सूट सिलवाया था। और इसमें अब ये तो शलवार मैंने आपको दिखाई, अब मैं आपको कमीज़ भी दिखा देता हूँ। ये देखें, तो ये कमीज़ मैंने सिलवाई है। ये उसी तरह उसने वो हाल हशर किया इस कमीज़ का कि ये एक तो सिलाई इसकी बड़ी खींच के पता नहीं किस तरह से उसने सी है। और ये जेब आप देख सकते हैं, ये जेब इसकी, ये देखें इसने किस तरह से इसकी है अजीब व गरीब जेब ये इसकी लगा दी बड़ी करके है। उसके बाद ये साइड की जेब भी जो है ये भी ऊंची कर दी, जो आदमी जितनी होती है। अब ये हाथ ऐसे ऐसे करके जेब में डालना पड़ेगा मुझे। दूसरी ये कि आप हैरान होंगे कि कपड़ा उसी से लिया है, उसके अंदर ये सिलाई कहाँ से आ गई। ये एक पीस अलहदा से ये बगल में लगाया है। ये देखें, ये शायद आपको इसमें कैमरे में साफ़ नज़र ना आए, लेकिन अंदर से आप देखेंगे तो ये अंदर से मैं आपको दिखाऊं इसका। ये देखें, ये सिलाई है, ये टुकड़ा लगाया हुआ है, इस तरफ भी ये टुकड़ा लगा दिया है। अब ये मुहब्बे वतनों के साथ ये ऐसे हो रहा है, ये एजेंसियां कर रही हैं, तो ये इसके साथ अब ये दूसरी बगल में भी। अब ये भाई साहब आप इधर आइएगा, ये देखें, ये इस तरफ हो जाएं। अब इनके क्या है, यहाँ पे कोई टुकड़ा लगा हुआ है, यहाँ पे इस जगह पे जैसे ये इन्होंने दर्जी ने यहाँ टुकड़ा लगाया है मेरे, तो ये मेरे सूट का ये हशर किया। अब ये मैं क्या इसको इस्लामाबाद पहन के जाऊँगा, ठीक है। तो ये मेरे अज़ीज़ वतन ये चल रहा है। इसकी कोई वजह है, इसकी वजह ये है कि मैं हूँ मुहब्बे वतन और मैंने जो है, तो यूँ समझे कि आप गोल होता है ना, कोई टीम अपने गोल कर रही होती है तो एक प्लेंटी लगानी होती है। उसको प्लेंटी को कौन क्लियर करेगा, वो मैं क्लियर करता हूँ ना। आपको मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि श्रीलंका के साथ जो शहरी का साथ हुआ था वाक़या, उसको किसने क्लियर किया, उसको मैंने किया ना। उसकी सज़ा मिलती है ये मुझे, ये कपड़ों के साथ मेरे ये पैसे ज़ाया हुए हैं। अब मेरे अज़ीज़ हमवतनों, तो ये क्यों होता है, इसलिए कि मैं हक़ बात करता हूँ। मतलब मैं अगर यूँ कहें कि लीडरों को मैं चोर कहूँ तो फ़ौज को चोर ना कहूँ, यानी कि फ़ौज जो है वो ईमानदार है और लीडर जो है वो बेईमान है, सिर्फ उसको चोर को। क्योंकि मैं जानता हूँ कि किस तरह से फ़ौज चोरी करते हैं, ये इनके किस तरह से यार दोस्तों के साथ जो है तो हिस्सा चल रहा होता है। सारे टेंडर जो हैं वो वहीं एक ही कमरे में बैठ के भर रहे होते हैं। एक दूसरे को कहते हैं कि तू ये वाली चीज़ का टेंडर भर दे, वो दूसरा कहता है तू ये वाली चीज़ का टेंडर भर दे। सब एक दूसरे के लिए कीमतों को आगे पीछे करके करते हैं। कौन सा फ़ौजी अफसर है जो बाहर जाके चीज़ की कीमत देख के, चीज़ को पसंद करके देख भाल के लेकर आता है? कुछ नहीं होता, सब दफ्तर में बैठे हुए, सब मज़े चल रहे हैं।
तो ये इसकी वजह ये है, ये मुझे इस तरह से सज़ा दी जाती है, ये इस तरह से मेरे कपड़े ख़राब होते हैं। और ये को मौका चाहिए कि किस तरह से इसको तंग किया जाए, इसको इसकी मुहब्बे वतनी को ख़राब किया जाए। 20 साल हो गए मेरे पीछे ये काम करते हुए कि किसी तरह से तो ये बाज आ जाए मुहब्बे वतनी से। ये क्यों इस मुल्क को बचाता है? तो मेरे अज़ीज़ हमवतनों, ये मेरी एक वजह थी। तो दूसरी बात ये मैं करूँगा कि अदलिया की आप ये देखें, नहीं अदलिया से पहले मैं अग्निपथ की बात करना चाहूँगा, मुल्क की दिफा की। अग्निपथ की आपने नाम सुना होगा कि अग्निपथ में जो है तो इंडिया ने एक स्कीम बनाई है अपने लोगों को, नौजवानों को। बज़ाहिर तो ये नज़र आता है कि इंडिया के पास जो है तो अपनी फ़ौज को देने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए वो भर्ती तो इतनी ज़्यादा करेंगे, कोई 40,000 और रखेंगे सिर्फ वो 10,000, और बाकी 30,000 का क्या होगा। तो मेरे अज़ीज़ वतन, ये वो सूरत हाल है कि आप समझ नहीं सकते। इसको हर चीज़ को बड़ी बारीकी के साथ देखना पड़ता है। अब आप ये सोचें कि 30,000 इंडिया में रहेंगे या ये गिलगित में आ जाएंगे, ये सोचने का नुक्ते की बात है। जब ये गिलगित में आएंगे तो क्या करेंगे, ये जुनूबी वज़ीरिस्तान जाएंगे तो क्या करेंगे, ये अभी फ़ौज की समझ में नहीं आया। और मैं आपको ये बता दूं मेरे अज़ीज़ वतनों कि मैं अब इसका हल देने को, मेरे पास कोई हल नहीं है कि मैं इनको हल दूं। वैसे तो फ़ौज के पास हल है, इस्टेब्लिशमेंट के पास, अदलिया के पास, हुकूमत के पास हल है। वही पुराना जो 70 साल से हल चला आ रहा है, वही एक ही हल है। वो क्या है हल? वो भी आप समझ लें, वो वही है कि इस्लाम दुश्मन के पास जाएंगे तो वो कहेगा कि इस आग में हूँ। तो वो कौन सी आग है? मिसाल के तौर पर मेरे अज़ीज़ वतन, वो वही आग है जो कि आपने देखी भी है कि ये जो है क्या कहते हैं, जिन्स तब्दीली का बिल है। अब ये इसको आप यूँ कर दें तो हम आपके दोस्त होंगे, आपको फ़ंड देंगे, आपको कर्ज़ा देंगे, आपको इमदाद मिलेगी, आपका डॉलर सस्ता होगा। अब हुआ है ना डॉलर सस्ता, तो हफ्ते के लिए हुआ है, बिल काम का हो गया तो बस छुट्टी हो गई। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि चीन है, चीन के पास चले गए कि हमारी मदद करो, ये हमारे मुल्क में साथ ये ऐसे हो रहा है। तो चीन क्या करेगा? चीन कहेगा गिलगित मुझे दे दो, गवादर मुझे दे दो, तुम लोग तो दिफा नहीं कर सकते हो, ये मेरे को ही बिल्कुल से दे दो। तो वो गवादर जो है तो उसको दे देंगे, तो ये गिलगित उसको दे देंगे। उसके फ़ौजी आएंगे चुपचाप खामोशी से, ये कि ये अपना वो आके बैठ जाएगा, उसकी मिल्कियत हो जाएगा, तो हमारा दिफा जो है वो हो गया। हम कौम को धोखा देते रहेंगे कि हाँ जी हमारा दिफा हो गया। अब मैं इसका कोई हल देने को तैयार नहीं हूँ, ये अपने लाडलों से लेंगे हल जो भी है इस्टेब्लिशमेंट वाले। अब आ गई बात अदलिया की। अदलिया को भी हम देख लें कि अदलिया में क्या है। मेरी समझ में नहीं आया कि अदलिया क्या कर रही है। ये किस तरह से ये एनआरओ का जो है तो ये हिस्से बकरे कर रहे आ रहे हैं, ये तकसीम कर रहे हैं कि कैसे कर रहे हैं, कैसे पता चल रहा है कि ये अदलिया को क्या आसानी हो गई। अदलिया कहती है कि उसे आसानी हो गई। क्या आसानी हो गई उसको? कि एक दूसरे को वो एनआरओ दिलवा रही है आपस में। कैसे एनआरओ दिलवा रही है? क्यों एक दूसरे की माफ़ियाँ बनवा रहे हैं? एक आदमी ने जब तौहीन अदालत की है तो उसको तौहीन अदालत में पकड़ा जाए ना, क्यों नहीं पकड़ रही है अदालत? अदालत की क्या मजबूरी है? क्यों आसानी के पीछे जा रही है? उसको बताया जाए ना, कौम के आगे रखे कि भाई उसको ये मुश्किल है, वो चोर को, मुजरिम को नहीं पकड़ सकती, उसके बदले में मरीम नवाज़ को एनआरओ दिलवा दो, उसको ऐसे एनआरओ दिला दो। वो छुट्टी पे गई हुई जजनी जो है उसके पीछे वो क्या कहते हैं, वो आए और आके माफ़ी मांग के चले जाए। अभी मैं ही हूँ, मैंने कोई कम इस मुल्क की खिदमत की है, मैं जाता हूँ सुप्रीम कोर्ट की जजनी के सर में सैलाब की कीचड़ डाल देता हूँ। तो अब वो कीचड़ निकलवाने गई हुई हो, मैं पीछे से जाके माफ़ी मांग के आ जाऊँ, तो ये क्या माफ़ी हो गई? मिसाल के तौर पे अब यही है। अब ये अगर अदलिया इस तरह से चलेगी तो इस तरह से तो फिर गरीबों के लिए भी वही बात होनी चाहिए ना कि लियारी का जो दहशतगर्द है वो मुक्का चौक के दहशतगर्दों को माफ़ कर दे, मुक्का चौक का दहशतगर्द जो है वो लियारी के दहशतगर्दों को माफ़ कर दे। अदलिया के लिए आसानी होगी। अदलिया अपनी मुश्किल पेश करे, आवाम के आगे रखे कि उसको ये मुश्किल है, वो चोरों को नहीं पकड़ सकती, वो डाकुओं को नहीं पकड़ सकती, वो किसी को सज़ा नहीं दे सकती। क्यों है आवाम को धोखा दिया जा रहा है? ये किस तरह की बंदरबाट करार जा रही? क्यों अदलिया जो है तो बीच में सालिसी बन के लोगों का एनआरओ का फैसले करवा रही है? अदलिया अपनी मुश्किल बयान करे, वरना तो फिर अदलिया को चाहिए जितना खाया पिया निकाल दे, इस अदालतों को बंद कर दे। क्यों अदालतें खोल के बैठे हुए? क्यों करोड़ों रुपए जो है आवाम के खा रहे हैं बैठ के? किस लिए खा रहे हैं? जितना नहीं कर सकते काम, नहीं है तब पड़ तो अदलिया के अंदर तो बंद कर दे।
एक तो चोरी करे कोई आदमी, ऊपर से इस्टेब्लिशमेंट को XYZ को जो है तो वो सीनाजोरी करे उसके साथ, तो उसको चोर कहे, चोरों का साथी कहे। तो इस तरह से तुम नहीं, आवाम के आगे हर बात को क्लियर करो, हक बात करो, आवाम के सामने रखो। ये ऐसे नहीं चल सकता। मैं नहीं मानता इस बात को कि अदलिया जो है तो वो बीच में सालिसी करे। अदलिया को जो है तो अपना दामन साफ करना चाहिए, वरना जितना अदलिया ने पैसा खाया है, कौम का तनख्वाहें ली हैं, वो सारी वापस करे। जब से भर्ती हुई है, जब से लेके आज तक की, और जितनी रिश्वत ली है वो भी सब वापस करे। जब किसी काम की नहीं है, जब आसानी ढूंढ रही है अपने लिए, आसानी है, तो आवाम को बताए कि मुश्किल क्या है, कि क्यों नहीं हाथ डाला जा रहा अदलिया से मुजरिम के ऊपर। वो एक आदमी चोर कह देता है दूसरों को कि चोरों का साथ देने वाला है, तो चोरों का साथ देने वाले को के कहने पर अदलिया क्या डर रही है? चोरी ऊपर से सीना जोरी। आप बस मेरे अजीम तो ये एक, अब मैं नवाज़ शरीफ की बात कर लूँ, अदलिया तो अपने आप को सही करेगी, क्यों नहीं करेगी? नहीं तो फिर हमारे आवाम के पास भी ऑप्शन है ना, ऐसी अदलिया को ख़त्म करो किस्सा, जब कुछ करने की नहीं है, जब मुजरिम को पकड़ने की नहीं है। अब नवाज़ शरीफ को भी NRO दिलाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, NRO दिलाएं। नवाज़ शरीफ की मैं बात करता हूँ कि नवाज़ शरीफ ने क्या घास खाई है? नवाज़ शरीफ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि लंदन में क्या लोग घास खाते हैं? नवाज़ शरीफ चाहता है कि उसको भी NRO मिल जाए, वो ये ऐसे बोल के। तो इस तरह से कैसे काम चलेगा? नवाज़ शरीफ को ये नहीं पता कि वो सज़ा याफ्ता है, और जो आदमी को वो अपने बदले में NRO दिलवा रहे हैं, आवाम को बात है। मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ, मुझे ये पता है कि ये जो है वो जेल नहीं गया, उसने सज़ा नहीं भुगती, वो तुम्हारे बराबर कैसे हो गया? तुम उसको NRO दिलवा दो, तो आवाम को साबित करो कि भाई ये तोशा खाना तो मैं नहीं जानता गया। मेरे आगे तो सिर्फ सीधी ये क्लियर बात करे कि कौमी ख़जाने से हीरे जवाहरात चोरी किए हैं इमरान खान ने। हम तो ये बात समझती हैं, आवाम तो सिर्फ सीधी सी ये एक बात समझती है कि हीरे जवाहरात चोरी किए हैं, उस हीरे जवाहरात का वो हिसाब दे कितने चोरी किए हैं। ऐसे तो नहीं काम चलेगा। अब नवाज़ शरीफ अगर मुल्क में आ जाते हैं हीरो बन के, सज़ा माफ़ करा के, तो उनके पास क्या उसूल है? कैसे करेंगे वो? कैसे हम आवाम जो है वो कैसे समझेगी कि ये नवाज़ शरीफ चोर नहीं है? वो ताइफ के लड़कों की तरह से वो लड़के पीछे लगा देता है चोर चोर कहने के लिए। तो नवाज़ शरीफ के पास क्या उस जवाब है इस बात का? मैंने नवाज़ शरीफ को मना किया था एक दफ़ा कि वो यू फ़ोन गेम शो के साथ जो एक खातून टीवी में चल रही थी, और उन्होंने एक प्रोग्राम करना शुरू कर दिया था कि जिसमें एक पंजाबी बीच में बैठ जाता है और 4 पंजाबी उसके इर्द गिर्द बैठ जाते हैं, तो वो उसका मजाक उड़ाते हैं। आज मैंने वही बात, आप देख लें मेरी कितनी सही हुई है कि किस तरह से वो कुकड़ी कह रहा है, किस तरह से वो ये कह रहा है, बद इखलाक़ी का है। रियासत मदीना का नाम लेते हैं, फिर बद इखलाक़ी करते हैं। कुछ समझ नहीं आती है कि स्टेज पे कुछ होता है, स्टेज से नीचे कुछ होता है। आवाम को जो है तो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मुझे तो उसके ईमान पर शक है, मुसलमान भी हो है या नहीं, बचा है वो या नहीं। तो नवाज़ शरीफ के पास क्या हाल है? पहले इक्वल करे उसको अपने साथ कि वो जेल जाए, जेल जाके वो सज़ा भुगते, फिर आके अपनी सज़ा और उसकी सज़ा को माफ़ कराने की बात करे ना, तो तभी तो आवाम को भी पता चलेगा कि हाँ भाई वो भी चोर है, वो भी वहाँ, वो बाहर खड़े खड़े जो है तो पारसा हो जाएगा, तुम अंदर जाओगे तो आवाम कैसे समझेगी? ऐसा ही लगता है मुझे कि लंदन में घास खाई जाती है, जो तुम इस तरह की पट्टियाँ पढ़ के घास खाने वालों की बात करते हो। इस तरह से तो काम नहीं चलेगा, मैं इसको भी नहीं मानता। और मैं फिर ये बता देता हूँ, अगर अदलिया ने इस तरह से NRO बांटने की और सालसी की कोशिश की तो अच्छा नहीं है, ये सही नहीं है। फिर अदलिया के ख़िलाफ़ भी एहतजाज करना पड़ेगा। अदलिया जो है तो हिसाब दे फिर अपने सारे किए धरे का। जो है ये NRO इस तरह से नहीं चल सकता लोगों को तकसीम करने का, कि खड़े खड़े जो है तो किसी को बाहर खड़े खड़े NRO हो जाए, किसी को सज़ा होने के बाद भी NRO मिल जाए। तो ये NRO के फ़ैसले करा रहे हैं, तो हर मोबाइल चोर आपस में फ़ैसला कर लें, एक चोर दूसरे चोर को माफ़ कर दे, दूसरा चोर दूसरे चोर को माफ़ कर दे। अदलिया के लिए आसानी है, अदलिया का मसला हल हो गया। अदलिया कैसे ये बयान को दे रही है कि उसके लिए आसानी है? क्या आसानी है उसके लिए? अदलिया अपनी आसानी को बयान करे और अपनी मुश्किल को बयान करे, बात को क्लियर करे, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वरना एहतजाज होगा। और जो ये एहतजाज की बात कर रहे हैं, अदलिया ये भी देखे कि ये कितना 100 लाशों का मंसूबा बनाया गया है, इसकी टेप अदलिया के पास है या नहीं है, कि ये मजबूर बच्चियों वाली औरतों को जो है तो शीरीं वो खातून आपने आगे चलाएगी,
पुलिस को गुल्लू बट भर्ती कर लगा दिए हैं कि किसको गोली मारनी है किसको नहीं मारनी है। जवान बहनों का भाई जो है फवाद चौधरी के आगे चलेगा ताकि फवाद चौधरी को जो है तो सेफ करे, फिर उसकी लाश के ऊपर जो है तो वो ढंडोरा पीटेंगे, मॉडल टाउन को से भी ज़्यादा बुरा माहौल बनाएंगे। क्या मतलब है, क्या इरादा है इस बात का, इसको क्लियर किया जाए कि इसको बताया जाए आवाम को कि क्या मंसूबे चल रहे हैं, किस तरह से किसकी हुकूमत लाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी बात यह है कि मैं हुक्म देता हूँ, ये तो मेरा हुक्म हो गया अब कि मैं नहीं मानता कि ये हुकूमत इंतखाबात की तारीख देगी। इंतखाबात की तारीख निगरां हुकूमत देगी, इस हुकूमत का काम नहीं है। ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करे, अपने घर जाए, निगरां हुकूमत आएगी, वो करेगी इंतखाबात की तारीख। बस ये मेरा हुक्म है, जैसे मैं हुक्म पहले चलाता चला आ रहा हूँ, ये आज भी मेरा ये हुक्म है। ये मेरा पाकिस्तान है। बस मेरे अजीज़ वतनों, वरना मैं फिर अदलिया के ख़िलाफ़ एहतजाज करूँगा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है तो गुटखा थूक एहतजाज होगा, गेट पे गुटखा थूकूँगा मैं, किसी भी न हो। बस अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ वतनों, इस चीज़ को आप अदलिया को भी ख़बर हो जानी चाहिए।